कहते हैं कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं, बल्कि मौन रहकर निभाए जाने वाले त्याग का नाम है। कभी कभी पूरी जिंदगी का सार, बरसों की चाहत और अधूरी हसरतें कुदरत के किसी एक पल में सिमटकर अमर हो जाती है। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की लेखनी में इंसानी जज्बातों की जो कोमलता और गहराई है, वो सीधे दिल को छूती है। आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जिस कालजीय और मर्म स्पर्शीय कहानी का पाठ करने जा रहे हैं, उसका नाम है एक रात। ये कहानी है बचपन के मासूम प्रेम, वक्त की जुदाई और तकदीर के अजब खेल की। सुरबाला और कथावाचक जो कभी एक दूसरे के लिए बने थे, जिंदगी के मोड़ पर अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर आती है जल प्रलय और तूफान से घिरी वो एक रात, जब चारों तरफ मौत और तबाही का मंजर होता है और पानी से घिरे एक टीले पर दोनों बिना एक शब्द कहे, बिना स्पर्श किए एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। वो एक रात जो पूरी जिंदगी के अधूरेपन को एक मुकम्मल एहसास में बदल देती है। आइए मेरे साथ महसूस कीजिए टैगोर की उस जादुई और भावुक दुनिया को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कहानी एक रात। मैं बचपन में सुरबाला के साथ साथ पाठशाला जाता था और आंख मिचौनी भी उसके साथ खेलता था। अक्सर मैं उसके घर जाया करता था। सुरबाला की माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी। किसी किसी दिन वे हम दोनों को एक साथ खड़ा करके निरख निरख कर देखती तथा आपसी बातचीत में कहती, देखो इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। मैं जब छोटा अवश्य था, पर उनकी इस बात के मतलब को समझने में मैंने कोई गलती की हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। बचपन से ही मेरे दिल में यह धारणा जमकर बैठ गई थी कि सुरबाला पर दूसरों की अपेक्षा मेरा कुछ खास अधिकार है। उस विशेषाधिकार के नशे में आकर मैंने उस पर रोब तो जमाया ही है तथा अन्याय भी किया हो तो आश्चर्य नहीं। मगर सुरबाला की ओर से इतना तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि उसने काफी सहनशील बनकर मेरी सब प्रकार की आज्ञाओं का जितना हो सका पालन किया है, और ना करने पर मैंने जो सजा दी है उसे स्वीकार भी किया है। मोहल्ले में उसके रूप की सब प्रशंसा किया करते थे, मगर मुझ जैसे आवारा और हुड़दंग लड़के की निगाह में उस सुंदरता की कोई खास कीमत नहीं थी। मैं समझता था कि सुरबाला तो केवल मेरा प्रभुत्व मानने के प्रति ही अपने बाप के घर पैदा हुई है, लिहाजा मेरे प्रति वो खास तौर से उपेक्षा की वस्तु है। मेरे पिता गांव के जमींदार चौधरियों के यहाँ नायब थे। उनकी खुशी थी कि लिखाई में मेरा हाथ सध जाने पर मुझे वे जमींदारी सरिश्ते का कार्य सिखाकर कहीं पर गुमाश्ते के कार्य में लगा देंगे। पर मैं उनकी इस बात से मन ही मन परेशान था। हमारे मोहल्ले का नील रतन जैसे कलकत्ता भागकर वहां पढ़ लिख कर कलेक्टर साहब के नीचे नाजिर बन गया है। मेरे जीवन का लक्ष्य भी लगभग वैसा ही है, मतलब बहुत ऊंचा था। यदि कलेक्टर का नाजिर ना हो सका तो कम से कम दूसरी किसी अदालत का हेड क्लर्क तो बनूंगा ही। यह मैंने दिल ही दिल में निश्चय कर रखा था। मैं बचपन से ही देखता आया हूं कि मेरे बाप उक्त अदालत जीवियों का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। तरह तरह के उपलक्ष्यों में मछली, साग तरकारी, रुपए पैसे आदि से उनकी अर्चना की जाती थी। वो भी मुझसे कभी छिपा नहीं था। इसलिए अदालत के छोटे से छोटे कर्मचारी, यहाँ तक कि सिपाही पियादों तक को अपने दिल में मैंने खूब इज्जत का आसन दे रखा था। वास्तव में ये हमारे देश के पूज्य देवता है। 33 कोटि के छोटे छोटे नए संस्करण। जमीन जायदाद संबंधी सिद्धि लाभ के प्रति तो खुद सिद्धिदाता गणेश से भी इन लोगों का अंदरूनी विश्वास बहुत ज्यादा है। इसलिए पहले गणेश जी का जो कुछ हक था, आजकल वो हक इन्हीं को मिला करता है। मैं भी नील रतन की उदाहरण से उल्लास में होकर एक दिन मौका पाकर कलकत्ता भाग गया था। पहले गांव के एक जान पहचान वाले के यहाँ ठहरा था। उसके बाद धीरे धीरे बाप से भी पढ़ाई के प्रति कुछ कुछ मदद मिलने लगी और पढ़ाई नियम से होने लगी। इसके अलावा मैं सभा समितियों में शामिल हुआ करता था। इस विषय में मैं निसंदेह हो गया था कि देश के प्रति सहसा जान देने की बड़ी सख्त आवश्यकता है, किंतु किस प्रकार ये कठिन कार्य आसान हो सके ये मुझे नहीं मालूम था और ना ही कोई राह दिखाने वाला था। लेकिन फिर भी मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हम लोग गवई गांव के लड़के थे। कलकत्ता के लड़कों की भांति हम सब बातों को हंसी में उड़ाना नहीं चाहते थे, और इसलिए शायद हमारी देशभक्ति बहुत मजबूत थी। हमारी सभा के संचालक गण भाषण दिया करते थे
तथा हम लोग चंदे का खाता लेकर बिना खाए पिए यूं ही धोरी दोपहरी में घर घर भीख मांगते फिरते थे। सड़क के किनारे खड़े होकर विज्ञापन बांटा करते थे। सभा की जगह में जाकर बेंच चौकी वगैरह लगाते तथा सभापति के नाम पर यदि कोई कुछ बात कह देता तो उससे कमर कस के लड़ने को तैयार हो जाते। शहर के लड़के हमारे इन लक्षणों को देखकर हम सबको गांव के किनारे गवार कहने लगे। कलकत्ता आया था कि नाजिर अथवा सरिश्तेदार बनने, पर मैं जिनी गैरीबाल्डी बनने का तैयारी करने लगा। इतने में मेरे पिता तथा सुरबाला के पिता दोनों ही एक दूसरे से सहमत होकर सुरबाला के साथ मेरी शादी की तैयारियां करने लगे। मैं 15 साल की उम्र में कलकत्ता भाग आया था और तब सुरबाला की उम्र कुल 8 वर्ष की थी। अब मैं 18 वर्ष का हूँ। पिता की राय है कि मेरी शादी की उम्र लगातार खत्म होती जा रही है, पर इधर मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि आजीवन मैं शादी नहीं करूंगा तथा स्वदेश के प्रति मर मिटूंगा। पिता से मैंने कह दिया था कि पढ़ाई खत्म किए बिना मैं ब्याह नहीं करूंगा। 2-4 माह में ही मुझे खबर मिली कि वकील रामलोचन बाबू के साथ सुरबाला की शादी हो गई। पतित भारत के प्रति मैं तब चंदा वसूली के कार्य में मशगूल था, इसलिए यह खबर मुझे बेहद मामूली जान पड़ी। मैं एंट्रेंस पास कर चुका था और फर्स्ट ईयर आर्ट्स की परीक्षा देने वाला था। इतने में पिता की मौत हो गई। घर में सिर्फ मैं ही अकेला ना था, माता और 2 बहनें भी थी, इसलिए कामकाज की टोह में घूमना पड़ा। बहुत प्रयास करने के पश्चात मुझे नोआखली विभाग के एक स्कूल के सेकंड मास्टरी मिली। सोचा कि अपने लायक काम मिल गया, ये भी अच्छा ही हुआ। उपदेश तथा उत्साह दे देकर विद्यार्थी को भावी भारत का सेनापति बना दूंगा। मैंने कार्य शुरू कर दिया। देखा कि भावी भारत के बनिस्पत वहां आने वाली परीक्षा की हड़बड़ी ही बहुत अधिक है। छात्रों को ग्रामर तथा एलजेब्रा के अलावा बाहर की और कोई बात समझाने से हेडमास्टर साहब नाराज होते हैं, और तब 2 ही माह के अंदर मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। हम जैसे प्रतिभाहीन लोग घर बैठे अनेक प्रकार की कल्पनाएं अपने दिल में किया करते हैं, किंतु अंत में कार्य क्षेत्र में उतरने के बाद उनके कंधे पर जब हल रखा जाता है तब पीछे पूंछ मरोड़ी जाती है। तब वो सहिष्णुता के साथ सिर झुकाए दिन भर खेत जोतने का कार्य करते हैं और उसके फल के रूप में शाम को जो भरपेट भूसा मिल जाता है उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। फिर उनमें उछल कूद तथा उमंग कुछ भी नहीं रह जाती। उन दिनों स्कूल में आग लगने का बहुत संदेह था, इसलिए एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता था। मैं छड़ा आदमी था, लिहाजा मेरे ही ऊपर बोझ आ पड़ा। स्कूल से सटा हुआ एक छोटा सा घर था, उसी में मैं रहने लगा। स्कूल कस्बे से बाहर कुछ दूरी पर था, एक बड़े तालाब के किनारे। चारों तरफ सुपारी, नारियल तथा मदार के पेड़ थे और स्कूल से बिल्कुल मिले हुए 2 बड़े बड़े नीम के पेड़ थे, जिनकी छाया में स्कूल के मास्टर तथा छात्र लाभ उठाया करते थे। एक बात का उल्लेख करना तो मैं भूल ही गया तथा अब तक उसे मैं उल्लेख के काबिल समझता भी ना था। यहाँ के सरकारी वकील रामलोचन राय का घर हमारे स्कूल के करीब ही था और मुझे ये मालूम था कि उनकी पत्नी मेरी बचपन की सखी सुरबाला भी रहती है। रामलोचन बाबू के साथ मेरी जान पहचान हो गई थी। सुरबाला के साथ मेरी बचपन की जान पहचान थी। ये बात रामलोचन बाबू को मालूम थी अथवा नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मैंने भी उनसे इस नए परिचय में इस संबंध में कोई बात कहना मुनासिब नहीं समझा। साथ ही ये बात भी मेरे दिल में अच्छी उदय नहीं हुई कि सुरबाला का किसी दिन जिंदगी के साथ कोई विशेष संबंध था। एक दिन छुट्टी के रोज मैं रामलोचन बाबू के घर पर उनसे मिलने गया था। याद नहीं किस विषय पर बात चल रही थी वहां। शायद आज के भारत की बुरी स्थिति के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। वे इस विषय में खास चिंतित और बेचैन हो, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर यह विषय ऐसा है कि तंबाकू पीते पीते इस बारे में 2-1 घंटा बेकार की बातें करते रहो तो आनंद में बीत जाता है। इतने में बराबर के कमरे से चूड़ियों की जरा मीठी खनखन, कपड़ों की खसखस और किसी के नाजुक पैरों की जरा सी कुछ आहट सुनाई दी, जबकि मैं अच्छी प्रकार समझ गया था कि खिड़की की खुली हुई दराज में से कौतूहलपूर्ण नेत्रों से मेरी तरफ देख रही है। उसी पल 2 आंखों की मुझे याद हो आई, यकीन, मासूमियत तथा बचपन के प्रेम से छलकती हुई 2 बड़ी बड़ी आंखें। उनमें काले काले तारे थे तथा गहरी और सीधी नजर थी उनकी। सहसा मेरे दिल को मानो किसी ने सख्त मुट्ठी में दबाकर मसोस दिया।
तथा मेरे दिल किसी अधपके फोड़े की भांति टीस मारने लगा और किसी अनजानी वेदना से बेचैन हो उठा। रात को कुछ तसल्ली से सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। दिल के अंदर से जवाब मिला, तुम्हारी ये सुरबाला कहाँ गई? मैंने उससे कहा, मैंने तो उसे अपनी खुशी से छोड़ दिया है, क्या वो सदा के लिए बैठी रहती? दिल के अंदर से किसी ने कहा, तब जिसे तुम चाहते ही पा सकते थे, अब अपना सिर दे दे मारने पर भी तुम्हें उसे एक बार आंखों से देखने का हक नहीं मिल सकता। वो बचपन की सुरबाला तुम्हारे कितने ही करीब क्यों ना रह रही हो, पर अब तो उसकी चूड़ियों की झनकार सुनो, उसके जूड़े के मसाले की तेल की खुशबू का अनुमान लगाते रहो, लेकिन फिर भी बीच में एक दीवार हर हालत में खड़ी ही रहेगी। मैंने कहा, रहने दो, सुरबाला मेरी कौन होती है? उत्तर मिला, माना कि वो आज तुम्हारी कोई भी नहीं, मगर अब से पहले तुम्हारी वो क्या नहीं हो सकती थी। बात तो सही है, सुरबाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी। सबसे बढ़कर तो अंतरंग हो सकती थी, सबसे अधिक नजदीक और घनिष्ठ हो सकती थी, मेरे जीवन के सारे सुखों दुखों की साथनी हो सकती थी। मगर आज वो इतनी दूर है, इतनी पराई है कि मुझे उसे देखने तक की मनाही है। उससे बात करने में भी बुराई है, उसके विषय में विचार करना भी पाप है। और एक रामलोचन नाम का अनजान आदमी अचानक ना जाने कहां से आ धमका, सिर्फ 2-4 रटे रटाए मंत्र पढ़ पढ़ाकर सुरबाला को दुनिया के तथा सभी के पास से पल भर में झपट्टा मारकर अलग कर गया। मानव समाज में मैं किसी नई नीति का प्रचार करने नहीं बैठा, ना मैं समाज को तोड़ने आया हूं तथा ना बंधन तोड़ना मैं पसंद ही करता हूं। मैं तो केवल अपने मन के असली भावों को जाहिर करना चाहता हूं। मेरे दिल में जो भाव उठा करते थे वे क्या सभी विचार करने काबिल होते हैं? पर क्या करूं, रामलोचन के मकान में दीवार की ओट में जो सुरबाला खड़ी थी वो रामलोचन की अपेक्षा मेरी ही ज्यादा थी। ये बात मेरे मन में किसी भी प्रकार से दूर ही नहीं होना चाहती थी। माना कि ऐसा विचार करना बिल्कुल असंगत तथा बेहद अन्याय से भरा है, पर ऐसा होना मेरे प्रति अस्वाभाविक नहीं। मेरा दिल अब किसी काम में नहीं लगता। दोपहर के वक्त में जब क्लास के लड़के गुनगुना कर पढ़ा करते, बाहर जब धू धू लू चलती रहती, गर्म हवा जब नीम की पुष्प मंजरियों की खुशबू बहा लाती है, तब मेरी खुशी होती है। काश मेरा भी कोई सुख दुख बांटने वाला होता। मैं कह सकता हूं कि भारत के उन भावी आशाओं को, समाज की उन होनहार संतानों को, स्कूल में उनकी व्याकरण को भूले बताकर जीवन व्यतीत करने की मर्जी तो बिल्कुल नहीं होती। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर उस सुनसान घर में अकेले मेरा दिल नहीं लगता था, और यदि इसी बीच कोई भला मानस मिलने आता तो वो भी नागवार गुजरता था। शाम के समय तालाब के किनारे सुपारी तथा नारियल के पेड़ों के अर्थहीन मरमर की आवाज सुनते सुनते मैं सोचने लगता कि मानव समाज एक मुश्किल भुलावे का जाल है। ठीक समय पर ठीक काम करने की किसी को भी याद नहीं रहती, और उसके बाद फिर वो गलत समय पर बेठीक वासनाएं लेकर तड़पता रहता है। मुझ जैसा व्यक्ति सुरबाला का पति बनकर बुढ़ापे तक खूब सुख से रह सकता था, और मैं बनने चला था गैरीबाल्डी, तथा आखिर हुआ एक देहाती स्कूल का सेकंड मास्टर। और रामलोचन राय एक वकील है। उसके प्रति खास तौर से सुरबाला का ही पति बनना कोई खास जरूरी नहीं था। ब्याह के एक पल पहले तक उसके लिए जैसी सुरबाला थी वैसी ही भवशंकरी, और वही रामलोचन आज बगैर कुछ सोचे समझे सुरबाला के साथ शादी करके सरकारी वकील बनकर मजे से रुपए पैदा कर रहा है। जिस दिन दूध में जरा भी धुएं की बदबू आती है उसी दिन सुरबाला को वो डांट देता है, तथा जिस दिन दिल खुश रहता है उस दिन सुनार को बुलवाकर सुरबाला के प्रति गहने बनने दे देता है। खूब मोटा ताजा है, अचकन पहनता है, उसे किसी प्रकार का असंतोष नहीं। वो तालाब के किनारे बैठकर आसमान के तारे गिन गिन कर हाय तौबा करते रात नहीं बिताता। रामलोचन किसी भारी मुकदमे के कार्य से कहीं बाहर गया था। स्कूल के मकान में जैसे मैं अकेला था, उस दिन सुरबाला के घर वो खुद भी शायद वो अकेली ही थी। याद है, उस दिन सोमवार था, सवेरे के बादल हो रहे थे, सुबह के 10 बजे से टप टप में बरसने लगा।
बादलों की स्थिति देखकर हेडमास्टर ने स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी। काले बादलों के टुकड़े मानो किसी एक महान आयोजन के प्रति तमाम आकाश में दिन भर इधर से उधर दौड़ धूप करते रहे। उसके दूसरे दिन शाम को मूसलाधार बारिश और साथ ही साथ आंधी भी शुरू हुई। जितनी रात बीतने लगी, वर्षा तथा आंधी का वेग उतना ही बढ़ता गया। पहले पूर्वइया हवा चलती रही, फिर लगातार उत्तर तथा उत्तर पूर्व की हवा चलने लगी। ऐसी रात में सोने का प्रयास करना बेकार है। एकदम याद उठ आई कि आज की रात में ऐसे आंधी मेह में सुरबाला घर में अकेली होगी। हमारा स्कूल वाला घर उसके घर से कहीं मजबूत है। मैंने कितनी ही बार सोचा था कि उसे मैं स्कूल वाले मकान में बुला लूं, मैं तालाब के किनारे रात बिताऊं, मगर किसी भी तरह मन को स्थिर न कर सका। रात के करीब 1:30-2 बजे होंगे। अचानक बाढ़ आने की अल्फाज सुनाई दी, मानो समुद्र दौड़ा आ रहा हो। मैं घर से बाहर निकल पड़ा तथा सुरबाला के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में तालाब की मेड़ थी। वहां तक पहुंचने में घुटनों तक पानी पड़ा था। मैंने मेड़ के ऊपर चढ़कर देखा तो वहां एक और लहर आकर खड़ी हुई है। हमारे तालाब की मेड़ का काफी हिस्सा लगभग 11 हाथ ऊंचा होगा। मेड़ पर जिस समय मैं चढ़ने लगा, ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से एक और आदमी चढ़ा। वो व्यक्ति कौन था ये मेरी संपूर्ण अंतरात्मा ने जान लिया। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं। शेष सब कुछ पानी में डूब चुका था। सिर्फ हम ही दोनों जने उस 5-6 हाथ के द्वीप पर आकर खड़े हो गए थे। तब भयानक प्रलय का वक्त था। आकाश में तारों का भी उजाला ना था। विश्व के सारे दीप बुझ चुके थे। तब एक आध बात कर लेने में भी कोई नुकसान नहीं था। पर एक बात किसी के मुंह से नहीं निकली। किसी ने कुशल तक न पूछा। हम दोनों जने केवल अंधेरे की ओर देखते रहे। तब भी पांव के नीचे से घोर काले रंग का मतवाला मृत्यु का सोता रजता हुआ बहता रहा। आज सारी दुनिया को छोड़कर सुरबाला मेरे पास आकर खड़ी हुई है। आज मेरे अलावा सुरबाला का इस संसार में और कोई भी नहीं है। एक दिन बचपन की वो सुरबाला ना जाने किस जन्मांतर से, किस पुराने रहस्य भरे अंधेरे से बहकर इस सूरज और चांद से रोशन लोगों से भरी हुई जमीन पर मेरे पास आ लगी थी। और आज कितने दिनों बाद उसी लोगों से भरी उजली जमीन को छोड़कर इस भयानक सुनसान प्रलय के अंधेरे में वो अकेली मेरी ही नजदीक आ खड़ी हुई है। जन्म के स्रोत ने जिस नई कली को मेरे पास ला छोड़ा था, अब मौत के स्रोत ने उसी खिले फूल को मेरे पास ले आया है। अब केवल एक और लहर आते ही पृथ्वी के इस टुकड़े से, बिछो के इस ठंडल से टूटकर हम दोनों एक हो जाएंगे। वो लहर ना अब अपने पति, पुत्र, धन, परिवार को लेकर सुरबाला युगों तक खुशी से रहे। मैंने इसी एक रात में महाप्रलय के तट पर खड़े खड़े असीम आनंद का मजा पा लिया है। रात करीब खत्म हो गई। आंधी रुक गई, पानी घट गया। सुरबाला बगैर कुछ बोले चुपचाप घर की तरफ चल दी और मैं भी उससे बिना कुछ कहे सुने चुपके से अपने घर लौट आया। सोचने लगा, मैं नाजिर भी ना हुआ, सरिश्तेदार भी ना हुआ, गेरिबाल्डी भी ना हो सका। मैं एक टूटे फूटे स्कूल का सेकंड मास्टर हूँ। मेरे इस सारे जीवन में केवल पल भर के लिए एक अनंत रात का उदय हुआ था। मेरी आयु के संपूर्ण दिनों में सिर्फ यही एक रात मेरी इस मामूली जिंदगी की अकेली चरम सार्थकता है। दोस्तों, ये थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अमर कहानी, एक रात। दोस्तों, टैगोर साहब ने इस कहानी में दिखाया है कि प्रेम को मुकम्मल होने के लिए हमेशा मिलन या सामाजिक बंधनों की जरूरत नहीं होती। उस तूफानी रात के चंद पलों में बिना कुछ बोले भी सुरबाला और उस कथावाचक का प्रेम अनंत काल के लिए एक हो गया। वो एक रात उनकी बाकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई। आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये कहानी और इसका पाठ कैसा लगा? क्या कभी चंद पलों का एहसास पूरी जिंदगी की कमी को पूरा कर सकता है? अपनी भावनाएं और विचार कमेंट में मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको ये भावुक कहानी और प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और साहित्य प्रेमियों के साथ शेयर जरूर करें। विश्व साहित्य की ऐसी ही कालजिए
और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और महान लेखक की अमर रचना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।